हाय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड का पहला क्वेश्चन आएगा कि 200 वोल्ट व 100 वाट बल्ब को 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। ये पहला क्वेश्चन है। तो हमें मालूम है कि इसका आर अर्थात प्रतिरोध फिक्स रहेगा। तो पहली कंडीशन के लिए हम इसको V1 मान लेते हैं 200 को, और 100 वाट को P1 मान लेते हैं, और P1 मान के हम R फाइंड कर लेंगे। R कैसे फाइंड करेंगे? हमारा फॉर्मूला होता है P = V²/R। इस पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो R हो जाएगा, R = आ जाएगा हमारे पास R = 200 × 200 और बटे में आपका आ जाएगा P कितना है, 100 है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 कट जाएंगे। R हमारा फाइंड हो जाएगा R = 400। R कितना आ जाएगा, 400 ओम आ जाएगा R। ठीक है, इस तरीके से R हमको कितना मिल गया। इसको डिलीट करते हैं और सीधे हम देखते हैं। R = मुझे मिल गया 400 ओम। अब हमें फाइंड करना है P2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, P2 = क्या होता है, V²/R। V अब की बार कितना है, B2 हमारे पास 100 है, तो 100 × 100 बटे कितना हो जाएगा, 400। काट देते हैं, 1 0 1 0 2 0 2 0 कट गए, और 4 से 100 को भाग देंगे तो आ जाएगा 25 वाट। कितना आ जाएगा आंसर, 25 वाट आ जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी में इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, B1 हमको दिया गया 200 वोल्ट और P1 दिया गया 100 वाट। इसको हम फार्मूला है हमारा P = V²/R की हेल्प से हम R फाइंड कर लेंगे। और जब हम R फाइंड करेंगे तो उसके बाद में दोबारा हमें V2 दिया गया है, इस V पे हमें फाइंड करना है P। तो R हमारा 400 आ गया, और इस पे वैल्यू रख के हम जब P फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 25 वाट। ठीक है, इस तरीके से हमें ये फाइंड हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है हमें कि अनंत एवं दर्पण के ध्रुव के बीच रखी, क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी देखना, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। इस तरीके से उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण में क्या होता है, सॉरी उल्टा बना के देखते हैं, इधर की ओर बनाएंगे ताकि समझाने में थोड़ा। इस तरीके से उत्तल दर्पण बना लिया, और इसके इस तरीके से ये मुख्य अक्ष हो गई। मुख्य अक्ष इन्होंने कहा है कि यदि वस्तु को अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ये अगर आपका मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है, और ये इधर कहीं भी अनंत होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक कहीं भी कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, तो हमेशा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण का इसी के बीच में बनता है। ठीक है, तो याद रखें। और कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि दर्पण के एक तो पीछे बनेगा और P और F के बीच बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। कौन सा ऑप्शन है आपका,
दर्पण के पीछे, पी और एफ के बीच, आभासी एवं सीधा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है और पी और एफ के बीच बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो फॉर्मूला हमें सभी को पता है, n = c/v होता है। ठीक है, तो v = क्या हो जाएगा, v = हो जाएगा c/n। वैल्यू पुट करेंगे हम, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका, इसको डिलीट करते हैं, तो वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, v = 2 × 10⁻⁸ है, 2 की जगह 1.5, यहाँ पे 3 है, 3 × 10⁸ और तो 1.5 से 1.5 से 3 को काटेंगे, ये 2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अर्थात सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन हल हो गया। अर्थात क्या फॉर्मूला होता है, n = c/b। इससे ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले देखते हैं ए और ये बी है, इसके बीच में ये 1 ओम का है और ये 1 ओम का, 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और ये 0.5 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले समांतर क्रम वाले को हल कर लेते हैं। तो 1/r = 1/1 + 1/1। ये सॉल्व होके r = आ जाएगा हमारे पास 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, तो ये वाला r हमारे पास 0.5 आ गया। अब ये समांतर क्रम में था और चूंकि अब ये वाला और इसको जब जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो जो r' बराबर हो जाएगा 0.5 + 0.5 = 1 ओम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 ओम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा इसका सही जवाब। ओके, इसका आंसर आ गया आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे। ये 2 नंबर में क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हो गए। अब 2 नंबर वाले अति लघु वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए, जिसमें आपसे पूछा गया है दूरदृष्टि दोष की परिभाषा देनी है और इसको आप किस प्रकार से दूर करेंगे। तो दूरदृष्टि दोष आप लोगों को पता है, दूरदृष्टि दोष वह नेत्र दोष है जिसमें हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। और इसको दूर करने के लिए हमें किस चीज़ का यूज करना पड़ता है, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस। तो एक बार फिर से देख लीजिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। दूसरी बात है, दूरदृष्टि दोष है क्या, वह नेत्र दोष जिसमें हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, क्या कहलाता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। इसका आंसर हम क्वेश्चन नंबर के हिसाब से देंगे कि ये कितने नंबर में। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में दिया गया है। 2 नंबर में इसका रीजन केवल और केवल इतना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हमें मालूम है प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है, विब की ओर, BIB
GYOR, ठीक है, विविग्योर 7 कलर में डिवाइड होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है, फिर इंडिगो जामुनी का होता है, फिर ब्लू नीले का होता है, फिर ग्रीन का होता है, फिर येलो का, और फिर ऑरेंज का, और फिर रेड का। अर्थात सबसे कम प्रकीर्णन रेड का होता है और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी का होता है। क्योंकि बैंगनी रंग और जामुनी रंग और नीला रंग इनका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इसलिए ये पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं कलर, और जिसकी वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देने लगता है। बात समझ में आई? क्यों आकाश नीला दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश जो बैंगनी रंग है और नीला रंग है, इनका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, इस सेल द्वारा अधिकतम धारा का मान क्या होगा? ठीक, अर्थात V दिया गया है हमें, V दिया गया है 1.5 वोल्ट और प्रतिरोध R दिया गया 0.5 ओम। ठीक है, तो हमें मालूम है फॉर्मूला B बराबर IR, तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा V/R। वैल्यू पुट करेंगे 1.5/0.5, इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, ओम के नियम से इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। ओके, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है कि अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों के देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे? कारण सहित बताइए, बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी? सबसे पहली बात तो ये देखो, साइड मिरर पूछ रहा है कि अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करें। हमने क्लास में सभी बच्चों को बताया है, सभी लोगों को याद होगा कि साइड मिरर जो होता है वो हमेशा उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। साइड मिरर में कौन सा दर्पण यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है? उसमें अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, तो इसका यही कारण हो जाएगा। हम क्या बताएंगे इसमें कि अपनी कार या बाइक को पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, क्योंकि यह सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यद्यपि यह आकार में छोटा होता है, लेकिन इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, क्योंकि वह बाहर की ओर वक्रित होता है। अतः अन्य दर्पणों की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बड़े क्षेत्र को दिखाने में समर्थ बनाता है, अर्थात बहुत दूर तक के एरिया को ये कवर कर सकता है। इसलिए इसको कौन सा यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है और छोटा होता है। ठीक, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, अर्थात एच हमको दे दिया गया 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, अर्थात एफ दे दिया गया हमको 10 सेंटीमीटर प्लस का, क्योंकि उत्तल लेंस कह रहा है। और मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर दूरी है किसकी? वस्तु की, इसलिए U = -20। 3 चीज़ें हमको दे दी हैं। पहली एफ दे दी है, फोकस दूरी। दूसरी हमको वस्तु की लंबाई अर्थात h दे दी है। उसके बाद में हमें वस्तु की दूरी लेंस से दे दी है, अर्थात U दे दी है। तो हमें मालूम है कि जो दर्पण का लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। इस पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पे हमारे पास v जो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, जब हमारे पास u हमें पता चल गया, v पता चल गया, और हमें मालूम है एक फार्मूला होता है m = h-h और m = v/u भी होता है। दोनों फार्मूले होते हैं। तो अब हम इधर का m कैंसिल करके h-h और v/u पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज करेंगे और इसी से हम h- का मान फाइंड कर लेंगे। देखना, हम h-h = v/u,
इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एच डैश बराबर आ जाएगा 5 इंटू 20/-20। जब 20 कट जाएगा तो हमारे पास -5 वैल्यू आ जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा? -5। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। इससे अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गई और माइनस में है, इसलिए ये क्या प्रूव कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये माइनस चिन्ह क्या प्रूव कर रहा है यहाँ पे कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं। ठीक है, पहले तो ओम का नियम देख लेते हैं क्या है। ओम का नियम केवल पहली बात तो ये धात्विक चालकों के लिए मान्य होता है। दिया गया है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप अपरिवर्तित रहे, अर्थात इनमें कोई चेंजेज ना हो, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात डायरेक्टली मैं बोलूँ तो V अनुक्रमानुपाती I। केवल ये धात्विक चालकों के लिए होता है, ध्यान रहे। ठीक है, V अनुक्रमानुपाती I। और जब हम अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं, तो इसकी जगह एक नियतांक आता है जिसे बोलते हैं R, अर्थात प्रतिरोध। इस तरीके से हमें ओम का नियम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, V बराबर IR। ठीक है, इसका सत्यापन कैसे करेंगे? सत्यापन के लिए हम चेक करेंगे, एक परिपथ तैयार करेंगे, एक परिपथ बनाएंगे जिसमें हम एक कुंजी अर्थात स्विच लगाएंगे, एक एमीटर लगाएंगे, एक बैटरी लगाएंगे, एक प्रतिरोध तार लगाएंगे और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाएंगे। और यहाँ पे एक धारा नियंत्रक रहेगा जिससे धारा का मान बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से जब ये संयोजन हम व्यवस्थित कर लेंगे, फिर हम धारा नियंत्रक द्वारा पहले तो कुंजी द्वारा इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर देंगे। प्रवाहित करने के बाद धारा नियंत्रित करके इसमें हम धारा का मान बढ़ाएंगे, वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे। जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हम उसको नोट कर लेंगे कि अगर वोल्टेज हमने 0.5 बढ़ाया तो धारा कितनी बढ़ गई, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। इसी तरीके से फिर बढ़ाएंगे, फिर यही काम करेंगे। तो ऐसा करने पर हमें एक ऐसा प्राप्त होगा कि हमेशा V और I का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। अर्थात अगर हमने जैसे 1:2 है, तो अगर मैंने वोल्टेज 1 बढ़ाया तो धारा कितनी बढ़ जाएगी? 2 बढ़ जाएगी। जैसे 2 वोल्टेज कर दिया तो 4 धारा हो जाएगी, 3 वोल्टेज कर दिया तो 6 धारा हो जाएगी। इस तरीके से ये वैल्यू फाइंड होती रहेगी, अर्थात जिससे जो इनका वक्र बन के तैयार होगा वो एक सरल रेखा होगा। ओम के नियम से जो V और I में रिलेशन क्या होता है? एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा होता है। इस तरीके से ओम के नियम का सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी? लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता, मानव नेत्र में जो लेंस होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। उसकी क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता अर्थात वो कितना अभिसरण कर सकता है, कितना मैक्सिमम कितना दूर देख सकता है और कितने पास तक देख सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। इस बात को क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण व अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे P से निरूपित करते हैं। इसे किससे निरूपित किया जाता है? P से। यदि लेंस की फोकस दूरी f हो तो लेंस की क्षमता निम्न प्रकार होगी, P = 1/f। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है एक लेंस की क्षमता इन्होंने दे रखी है, कितनी? 2 डायोप्टर दी है, अर्थात -2 है। तो इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा 1/P, जैसा कि इसमें दिया गया है। नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है, देखो कि ये लेंस की क्षमता -2 है, P = 1/F। इसका सूत्र होता है F बराबर 1/P होगा। जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे
तो वैल्यू पुट करने पे कितना आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी और माइनस चिन्ह बताएगा, ये वाला माइनस साइन बताएगा कि ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस रहेगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आप अपने घर में एक पंखा, 3 बल्ब एवं एक वाटर पंप का मीटर के साथ उचित संयोजन एवं फ्यूज दिखाते हुए परिपथ बनाइए। फ्यूज की जगह एमसीबी लगाने से क्या लाभ होगा, ये चीज़ें बताई गई। तो सबसे पहले हम परिपथ इस तरीके से तैयार करते हैं। देखो ये 2 वायर हैं, ये लाइव वायर है और ये उदासीन वायर है, ये सर्विस लाइन से आए हुए वायर हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक मेन फ्यूज लगा देते हैं। ठीक है, मेन फ्यूज के बाद में विद्युत मीटर होता है। ठीक है, जहाँ पे यूनिट काउंट होते हैं। इसके बाद में मेन स्विच होता है जो पूरे घर का होता है। ठीक है, और यहीं से एक भू संपर्कित कर दिया जाता है, अर्थिंग वायर यहाँ से जोड़ के और नीचे की ओर ज़मीन में दे दिया जाता है। यहाँ से एक फेस वायर निकाल दिया जाता है और एक न्यूट्रल वायर दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमें पंखा लगाना है तो यहाँ पे ये ऊपर से फेस आ गया और नीचे से न्यूट्रल पहुँच गया। ऐसे ही यहाँ से ऊपर से फेस आ गया बल्ब में, नीचे से न्यूट्रल, फिर दूसरे बल्ब में फेस, नीचे से न्यूट्रल। यहाँ पे वाटर पंप है तो ऊपर से फेस और नीचे से न्यूट्रल। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम फिट होके और ये यहाँ तक आ गया। इसके बाद में इन सभी यंत्रों से एक अलग वायर जोड़ के सीधे जिसको हमने ज़मीन से काट दिया है कि ये होता है आपका अर्थ वायर। इस तरीके से इसका एक सर्किट तैयार हो गया। ये सर्किट तैयार हो गया। उसके बाद में इसने पूछा हुआ है कि फ्यूज की जगह एमसीबी क्यों लगाते हैं, एमसीबी का यूज क्या है। तो फ्यूज की तुलना में एमसीबी के लाभ कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला देख लो कि फ्यूज की तुलना में एमसीबी विद्युत धारा के प्रति अधिक संवेदी होती है। अर्थात फ्यूज जो होता है वो इतना जल्दी नहीं अपना वर्क कर पाता है जितना जल्दी एक एमसीबी कर लेती है। ठीक है, उसके बाद में एमसीबी स्थापित होने पर विद्युत के खराबी वाले स्थान को अधिक सरलता से खोजा जा सकता है। अर्थात जहाँ पे लोड ज़्यादा बढ़ता है, जैसे ही धारा का मान बढ़ता है एमसीबी तुरंत डाउन हो जाती है। एमसीबी स्थापित होने पर विद्युत सप्लाई को पुनः चालू करना अत्यंत सरल होता है। अर्थात एमसीबी डाउन होने पर विद्युत परिपथ में धारा बहना बंद हो जाती है, परंतु वो मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध नहीं होता है और फिर से हम जाके एमसीबी को अप करके फिर से धारा का प्रवाह तुरंत कर सकते हैं। जबकि फ्यूज तार जब फ्यूज उड़ता है तो उसके बाद में हम धारा का मान तुरंत नहीं चला पाते हैं, उसकी जगह पे नया फ्यूज डालना पड़ता है, उसके बाद से चल पाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है सप्लाई को पुनः चालू करना अत्यंत सरल होता है एमसीबी में, जबकि फ्यूज में कठिन होता है। एमसीबी फ्यूज की तुलना में नाव की सहायता से अधिक सरल संचालन होता है। एमसीबी को ऊपर नीचे करना बहुत आसान होता है, फ्यूज में काफ़ी दिक्कत आती है। फ्यूज की तुलना में एमसीबी का उपयोग अधिक सुरक्षित होता है, बिल्कुल सही है। एमसीबी का पुनः उपयोग संभव होता है, अर्थात एमसीबी को अप डाउन किया जा सकता है, जब फ्यूज एक बार ख़राब होने पर हमें नया ही फ्यूज लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सारे लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, पूरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जो ये सर्किट है इसको सही से देख लेना किस तरीके से कहाँ पे कनेक्ट किया गया है। ठीक, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए। इस सिद्धांत पर आधारित एक डायनमो की सचित्र कार्यविधि बताइए। देखो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम मैंने पढ़ाए हैं। 2 नियम होते हैं जब किसी परिपथ में चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, अर्थात जब किसी 2 शक्तिशाली चुम्बकों के बीच में उसके चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल कार्य करने लगता है। ठीक है, और ये तभी तक कार्य करेगा जब तक इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। छोटा सा सीधी बात मेरी समझे कि जब किसी बद्ध माध्यम में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये था चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम, और ये बल तब तक उत्पन्न रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका मान चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है
उसकी दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जिस दर से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसी दर से वैद्युत वाहक बल में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये दो थे चुंबकीय प्रेरण के नियम। इसके बाद में बताया गया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र मैंने पढ़ाया हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, अर्थात यंत्रों द्वारा जो चलायमान गतिज ऊर्जा या विभिन्न प्रकार की ऊर्जा होती है जिसको हम किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसमें सिद्धांत क्या है, जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने से किया गया कार्य ही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है। ठीक है, ये सिद्धांत रहता है, अर्थात जब किसी दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच में किसी कुंडली को घुमाया जाता है जिससे उसमें चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी सिद्धांत पे हमारी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है उसको देख लेते हैं। इसमें संरचना दी गई है, देखो यहाँ पे ये आपका एन पोल वाला और ये एस पोल वाला दो शक्तिशाली चुंबक हैं। मैं डायरेक्टली बता दे रहा, ये आपका आर्मेचर है, बीच वाला हिस्सा आर्मेचर या कुंडली बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये सर्पी वलय लगे हुए हैं, ये S1 और S2 ये दोनों सर्पी वलय हैं, और ये आपके ब्रश लगे हुए हैं B1 और B2, ये आपके ब्रश लगे हुए हैं। ठीक है, ये चार पार्ट्स होते हैं इसके मुख्य, एक क्षेत्र चुंबक हो गई NS वाली, एक आर्मेचर हो गया, और दो सर्पी वलय हो गए, और दो ब्रश हो गए। ये इनके संयोजन से मिलकर आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बनता है। और ये इसका सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत दिया गया है आपका। सिद्धांत में कह रहा है, देखना कि माना आर्मेचर कुंडली ABCD दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, जिससे कुंडली की भुजा CD नीचे जा रही है तथा AB ऊपर की ओर जा रही है। अब फ्रेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा चित्र के अनुसार होगी, अर्थात इस तरफ को होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे ये जो AB सिरा है ये ऊपर की ओर आ रहा है और CD नीचे की ओर जा रहा है, तो इस तरीके से ये घूमेगा। तो इसी तरीके से यहाँ ब्रश भी घूमेंगे। ठीक है, और चूँकि विभक्त यहाँ पे सर्पी वलय हैं और यहाँ पे ब्रश हैं, तो ये जब आधा चक्कर घूम जाएगा, ये बिल्कुल लंबवत हो जाएगा, तो इनकी दिशा बदल जाएगी। दिशा बदलने पर अब की बार धारा कैसी हो जाएगी, धारा का मान बदल जाएगा, अर्थात पहले धारा इस तरीके से चल रही होगी और यहाँ पे आने के बाद फिर धारा ऐसे चलने लगेगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी। इस तरीके से ये फ्लक्चुएटिंग करते हुए धारा बहती रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, अर्थात AC करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या AC करंट बोलते हैं। ये किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से ये अंतिम क्वेश्चन था, और ये सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और इनको अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन इसी से फंसने की पूरी संभावना है। तो सारे स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको रिवीजन करें, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।